हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम चैनल जो ज्ञानकोश नाम से ही है, या आप लोग फेसबुक पेज वो भी ज्ञानकोश नाम से ही है, वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जरूर जुड़ें ताकि आपको और भी करंट अफेयर के अलावा नोट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं 16 अक्टूबर की यानी कि आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को यानी कि आज ही के दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2020 में इस दिन क्या खास होने वाला है? तो इस दिन FAO अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी किया गया है। और इस सिक्के को 75 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे जारी किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट बातें ये बनती है कि 2016 वर्ष जो था, 2016 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस घोषित किया गया था, लेकिन जो आने वाला 2023 है 3 वर्ष बाद, उस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अब ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा ये घोषणा की गई है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि जो खाद्य दिवस है या विश्व खाद्य दिवस है वो तो खाद्य और कृषि संगठन से ही सम्मिलित है, वहीं से इसका उद्भव हुआ है। तो अगर हम बात करें खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की, तो 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में, और इसके अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू जो है वे विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष हैं। तो ये थी इस पहले प्रश्न से जानकारी। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जोड़ा गया है, आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश है आज की वीडियो में। तो चलिए करके एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर है, इसे बनाने की घोषणा किसने करी है? तो ये घोषणा की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। अब गुजरात सरकार ने ये घोषणा करी है कि जो ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनेगा वो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा बनेगा। इसके लिए गुजरात सरकार ने वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ में समझौता भी किया है। और जो ये ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर है ये वर्ष 2022 तक शुरू हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2022 तक इसके उत्पादन का शुरू हो जाएगा। और ये परियोजना जो है ये मुख्य रूप से निर्यात के जरिए घरेलू और वैश्विक जिंक जरूरतों को पूरा करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रखा। उसके बाद है अगला प्रश्न, द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। अभी HDFC बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए, अपने सभी उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें इस नए प्रोग्राम की, तो इस नए प्रोग्राम का नाम है द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम। द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम करके इसका नाम है। और इसके द्वारा क्या होगा कि इसके तहत अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपोलो जो है इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है अपोलो 24x7। यहां पर नो कॉस्ट पर इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर्स की एक्सेस ली जाएगी, उनकी सलाह ली जाएगी। तो इसलिए इसको जारी किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो ये है कि कभी भी आपने एग्जाम्स में ऐसा नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहला जो ये पढ़ेंगे कि HDFC की अगर हम
फुल फॉर्म पढ़े तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर हम बात करें एचडीएफसी की स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है आदित्य पुरी। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये जानकारियां तो हमने यहां से पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन का शुभारंभ किया गया। तो सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है तो इसका शुभारंभ किया गया है ओडिशा राज्य में। और किसके द्वारा किया गया है तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये जानकारी तो थी यहां से कि भाई इसका शुभारंभ किसने किया। अब बात करते हैं कि जो सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, इसको शुभारंभ करने के पीछे क्या कारण रहा है। तो इसका कारण सिंपल सा ये है कि राज्य में जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उन सभी शहरों में या शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल को, पीने योग्य पानी को 24 घंटे आपूर्ति किया जा सके, 24 घंटे लोगों तक पहुंचाया जा सके, 24 घंटे लोगों तक को उपलब्ध कराया जा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आने वाले समय में और अभी भी पानी के, पीने योग्य पानी की बहुत ज्यादा समस्याएं सामने आने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ओडिशा राज्य में सुजल नाम का नया मिशन या नया एक मिशन जो है वो आयोजित किया गया है। इसके द्वारा क्या होगा कि मार्च 2022 तक सभी क्षेत्रों में, सभी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल के लिए पाइप कनेक्शन उपलब्ध किए जाएंगे। तो ये थी यहां से जानकारियां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरी कोरोना वैक्सीन एपिवा कोरोना को तैयार किया गया है। तो अब देखिए यहां से हमने पढ़ा कि दूसरी कोरोना वैक्सीन, तो पहली किसने जारी करी थी, पहली भी रूस ने ही जारी करी थी, जिसके बारे में हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब दूसरी कोरोना वैक्सीन भी एपिवा कोरोना इसका नाम रखा गया है, ये भी रूस के द्वारा ही तैयार की गई है। और अगर हम बात करें इसकी घोषणा किसने करी है तो इसकी घोषणा करी है राष्ट्रपति, जो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब हम, अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहली जो वैक्सीन थी उसका नाम था स्पुतनिक वी, ये भी रूस द्वारा तैयार की गई थी। अब दूसरी भी एपिवा कोरोना भी रूस के द्वारा ही तैयार की गई है। अब बात करते हैं रूस के राजधानी की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की राजभाषा है रूसी और रूस के प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव जो है वे रूस के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो व्लादिमीर पुतिन। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार की गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के आयोजन की घोषणा की गई है। तो जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी जो वार्षिक बैठक होती है इसके आयोजन करने की घोषणा की गई। तो ये वार्षिक बैठक अब आयोजित कब करी जाएगी तो आयोजित करी जाएगी 18 से 21 मई 2021 को। 18 से 21 मई 2021 को आयोजित की जाएगी। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि कहां पर आयोजित की जाएगी तो ये आयोजित होगी स्विट्जरलैंड में। उसके बाद बात करते हैं कि जब ये अगले वर्ष आयोजित होगी तो इसकी थीम क्या निर्धारित करी गई है, इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। तो इसकी थीम है द ग्रेट रिसेट। द ग्रेट रिसेट जो है वो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 की थीम निर्धारित की गई है। अब यहाँ एक प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व आर्थिक मंच के बारे में बताइए। तो विश्व आर्थिक मंच का अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय है कोलोन। कोलोन कहाँ है, स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष की तो इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्वाब। और स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो यूपीएससी एग्जाम जो है उसके लिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं परीक्षाओं को देने वाले, उन सभी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी कोचिंग दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें पढ़ाया जाएगा, उनकी नोटबुक का खर्चा, आना जाने का खर्चा, सारा खर्चा के लिए अब छात्रवृत्ति देने की घोषणा करी है। तो किसने करी है ये घोषणा? ये घोषणा की गई है मिजोरम सरकार के द्वारा। मिजोरम सरकार ने ये कहा है कि हमारे यहां से, मिजोरम राज्य से जो व्यक्ति, जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे सरकार जो है, मिजोरम सरकार जो है, वो पूरी तरह से पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। और पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहे कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और उसे भाई ये तेरी छात्रवृत्ति फ्री, ऐसे नहीं करेगी, बल्कि ऐसा किया जाएगा कि जो जो व्यक्ति छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं उन सभी का एक प्रवेश परीक्षा करी जाएगी, एक एग्जाम कंटेंट कराया जाएगा। और जब एग्जाम लिया जाएगा, जो छात्र क्वालिफाई करेंगे उन्हें पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी कोचिंग कराई जाएगी। अब बात करते हैं यूपीएससी, क्योंकि आपने ऊपर भी पढ़ा है यूपीएससी। तो यूपीएससी की सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म की। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में बोलते हैं। अब ये जो यूपीएससी है, ये संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 315 से 323 अनुच्छेद में राज्य तथा संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि यूपीएससी का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में है? 315 से लेकर के 323 तक के अनुच्छेदों में यूपीएससी का वर्णन किया गया है। और कौन से भाग, संविधान के कौन से भाग के बारे में पूछा जाए तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद बात करते हैं यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। उसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान में यूपीएससी अध्यक्ष कौन है। अभी बदला था, जब मैंने बताया भी था आप लोगों को कि यूपीएससी के अध्यक्ष हुए हैं प्रदीप कुमार जोगी। ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद है अगला प्रश्न। मैंने पहले कहा था कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं कराऊंगा और उसी प्रकार से मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक एक करके कवर करता चल रहा हूं। बेशक वीडियो थोड़ी बड़ी हो, आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। हो सकता है यहीं से एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप लोग, अगला प्रश्न, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई है कि जो आपके सिनेमा हॉल है, ये जो लाइसेंस लेते हैं, इनके लाइसेंस लेने के शुल्क में छूट प्रदान की गई है। तो ये छूट किसके द्वारा दी गई है? ये छूट दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जो भी सिनेमा घर है या मल्टीप्लेक्स है, इन सभी को लाइसेंस में छूट दी जाएगी। और वो छूट कब से कब तक होगी? देखिए, 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक जिन सिनेमा घरों के लाइसेंस खत्म हो चुके थे, अब उन्हें लाइसेंस में आगामी 6 महीने की छूट दी गई है। तो ऐसा क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था, इस कारण से सारे सिनेमा घर बंद थे। तो अप्रैल के बाद से लेकर के 30 सितंबर तक जितने भी मल्टीप्लेक्स या सिनेमा घरों के लाइसेंस रद्द हुए हैं या लाइसेंस खत्म हो चुके थे, उन्हें आगामी 6 महीने के लिए उनकी छूट दी गई है। अब आपको पता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 15 अक्टूबर से यानी कि कल से ही फिल्म हॉल या सिनेमा घर खुल चुके हैं। अब आप जाकर के फिल्में देख सकते हैं सिनेमा घरों में। तो ये यहां से जानकारी पड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छूट दी गई है। उसके बाद अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष देश बना है। देखिए, जो इंटरनेशनल जो सौर गठबंधन है, एसोसिएशन है, इसके लिए हर वर्ष एक अध्यक्ष देश बनाया जाता है। और अध्यक्ष देश बनाया जाता है तो पिछली बार भी इसका अध्यक्ष भारत था, अब की बार भी इसका अध्यक्ष भारत देश है। और भारत देश को आगामी 2 वर्षों के लिए इसका यानी कि ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको पता है कि सौर का जो उत्पादन है वो भारत में सबसे ज्यादा होता है। अब ये तो भारत तो बना था अध्यक्ष, लेकिन अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो
तो उपाध्यक्ष देश है फ्रांस। अब ISA आपने यहां पढ़ा, हमने हिंदी में बताया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, लेकिन इसके इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। गुरुग्राम का भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है, पहले इसका नाम था गुड़गांव, अब इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है गुरुग्राम। उसके बाद है कि जो ISA है यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है या जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस दोनों देशों ने मिलकर के 30 नवंबर 2015 को किया था। कहां पर किया था? तो इसका शुभारंभ किया था पेरिस में। तो ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अब एक नया प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, उसका नाम है स्टार्स। तो स्टार्स नामक प्रोजेक्ट को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? ये मंजूरी सिंपल सी बात है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। हमारे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब स्टार्स नामक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का भी समर्थन प्राप्त है। समर्थन नहीं बल्कि $500 मिलियन विश्व बैंक ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को दिए हैं इसके लिए, इस योजना के लिए, क्योंकि इसका कुल खर्चा 5000 करोड़ आने वाला है। अब स्टार्स की पहले फुल फॉर्म पढ़िएगा, स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, इसकी फुल फॉर्म। विश्व बैंक के साथ में इसका समर्थन रहा है। तो विश्व बैंक के बारे में अगर हम पढ़ें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि है अमेरिका में। ये अमर लिखा हुआ है, अमर नहीं है बल्कि अमेरिका है। उसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद है अगला प्रश्न, स्पेशल किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है कि स्पेशल किसान रेल जो है वो रवाना करी गई है, लेकिन इसको हरी झंडी या रवाना किसके द्वारा करी गई है? ये रवाना करी गई है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये 14 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाई गई थी और सबसे पहली खेप मतलब कि सबसे पहली बार जो इसमें सामान ले जाया गया वो विदर्भ के जिलों से 205 टन संतरों की इसमें खेप की गई है। तो सबसे पहले इसकी खेप ये की गई थी। तो आज के लिए करंट अफेयर्स इतनी थी। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। मां सरस्वती सदैव आप सभी पर कृपा बनाए रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।